शैतानी पहाड़ी। मैं आज भी उस बात को सोच के सहम जाता हूँ। मेरी रूह अब भी कांप उठती है। कई रातों मैं सो तक नहीं पाता हूँ। काश हम वहाँ गए नहीं होते। मेरा नाम शशिकांत शर्मा है। ये करीब 6 साल पहले की बात है। तब मैं कॉलेज में पढ़ाई किया करता था। मेरे दोस्त विनय, स्वप्निल, अनिल, रागनी, अनामिका थे। हम सभी को पहाड़ियों पर घूमना और वहाँ कैंपिंग करना बहुत पसंद था। वैसे तो हम कई बार पहाड़ियों पर घूम आए थे, पर इस बार हमें बिल्कुल नई जगह जाना था, जहाँ कोई ज़्यादा जाता ना हो। हमारी परीक्षाएं ख़त्म हो गई थी। हम सब इकट्ठा हुए और आगे हमें कहाँ घूमने जाना है इसकी प्लानिंग करने लगे। मैंने पूछा, क्या किसी ने कुछ सोचा है हम कहाँ जाएंगे? अनिल ने कहा, हाँ दोस्तों, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ कोई भी घूमने नहीं जाता। शायद हम पहले होंगे जो उस पहाड़ी पे जाएंगे। विनय ने पूछा, ऐसी कौन सी जगह है? अनिल ने कहा, त्रेता पहाड़ी। ये मेरे गांव के पास ही है। दरअसल आसपास के गांव वाले उस पहाड़ी को शैतानी पहाड़ी कहते हैं, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता। रागिनी ने पूछा, शैतानी पहाड़ी क्यों? अनिल ने कहा, ज़्यादा तो नहीं पता, पर कहते हैं कि वह शैतानों का वास है, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता। स्वप्निल ने कहा, अरे छोड़ो यारो, सब बकवास बातें हैं, चलते हैं वहाँ। गांव वाले लोग तो पुराने ज़माने की बातें लेकर चलते हैं, हम सबको वहाँ जाना चाहिए। सभी ने सोचा और सभी उस पहाड़ी पर जाने के लिए तैयार हो गए। दूसरे दिन वो सब कार में बैठ वहाँ जाने के लिए निकले। शाम को वो अनिल के गांव उसके दादाजी के घर पहुंचे। रात को खाना पीना और रात भर आराम करने के बाद वो सुबह उस पहाड़ी के लिए रवाना हो गए। घने जंगलों के रास्ते उससे होते हुए वो एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा को बाहर बड़े पत्थरों से बंद किया हुआ था। अनिल ने कहा, इस गुफा के अंदर जाने पर दूसरी तरफ हमें वो पहाड़ी मिलेगी। विनय ने कहा, शायद आसपास के गांव वालों ने ही ये पत्थर रख दिए होंगे। सभी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर सभी उस बड़े पत्थर को हटाने में लग गए। बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने सारे पत्थरों को हटा दिया। फिर वो अंधेरी गुफा के अंदर से जाने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद वो उस गुफा से बाहर निकले। बाहर का नज़ारा देख वो दंग रह गए। घनी लंबी पहाड़ी, पहाड़ियों पे घने पेड़, झरने और वो ताज़ी हवाएं सबका मन मोहित कर रही थीं। पहाड़ी काफ़ी बड़ी थी और कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। उन्होंने पहाड़ी चढ़ना शुरू किया। घने जंगल और पथरीले रास्ते और पूरी पहाड़ी पे फैले छोटी छोटी गुफाएं। धीरे धीरे ऊपर अपने दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करते हुए वो लोग शाम को पहाड़ी की टॉच पे चढ़ गए। ऊपर बड़ा मैदान और घने पेड़ भी थे। ऐसा सुंदर वातावरण, बादल जैसे एकदम नज़दीक, प्रफुल्लित करती हवाएं। ऐसी सुंदर पहाड़ी उन्होंने अब तक ना देखी थी, ना ही आगे कहीं देखेंगे। हमने कहा, वहीं रात को टेंट लगाए और बाहर आग जला के खाना पकाकर वहीं खा लिया। फिर थोड़ी देर वहीं गप्पे मारने बैठ गए। मैंने कहा, दोस्तों, कितनी खुशनुमा जगह है ना, मन करता है यहीं रह जाऊं। अनामिका ने कहा, हाँ सच में बहुत अच्छी जगह है। कितनी खामोशी और कितना सुकून है यहाँ। हम सभी कुछ देर बातें करने के बाद अपने लगाए टेंट में सोने चले गए। आधी रात को रागिनी अचानक झल्ला के उठ खड़ी हुई। उससे कुछ भयानक सी आवाज़ आई, जैसे कोई करकरा रहा हो। तभी उसने देखा उसके टेंट के पीछे से अचानक से कोई परछाई भागी। रागिनी थोड़ा डर गई। फिर से वही परछाई उसके टेंट के चक्कर लगा रही थी। रागिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। फिर अचानक से बाहर वाली परछाई वहाँ से गायब हो गई। रागिनी अपने टेंट से बाहर निकली। बाहर घना अंधेरा और जोरों से ठंडी हवाएं चल रही थी। रागिनी ने आसपास देखा, सभी अपने टेंट में सो रहे थे। उसने अपने टेंट के आसपास चक्कर लगाया, वहाँ कोई भी नहीं था। उसने सोचा शायद उसका भ्रम हो या कोई जानवर। वो जैसे ही टेंट में वापस जाने लगी, वैसे ही थोड़ी सहम गई। सामने दूर एक पेड़ के पीछे कोई छुपकर खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। रागिनी को लगा शायद कोई जानवर है, वही मेरे टेंट के पास आया होगा। रागिनी को नई चीज़ों को खोजने में बड़ी दिलचस्पी थी। उसके पास हमेशा कैमरा होता था। उसने सोचा शायद ये कोई ऐसा जानवर हो जिसका पता दुनिया को ना लगा हो। उसने अपना कैमरा लिया और उस चमकती आंखों की ओर अकेले ही आगे बढ़ रही थी। तभी उसने देखा वो अजीब सा जानवर वहाँ से अंदर जंगल की ओर भागा। तभी रागिनी भी उसके पीछे भागी। भयानक पेड़ों के रास्ते होते हुए वो उसका पीछा कर रही थी।
तभी आगे जाने पर वो रुक गई। उसने देखा वो जानवर वहीं रुक गया था। अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, पर उसके शरीर पे कोई बाल नहीं थे। चमड़ी जैसे एकदम सूखी हुई काली सी थी। उसका मुंह आगे की ओर था। रागिनी और आगे बढ़ी तो अभी जानवर उसकी तरफ घूमा। उसको देखते ही रागिनी के रोंगटे खड़े हो गए। वो भयानक जानवर एक शैतान जानवर था। उसका आधा मुंह फटा हुआ, जिसमें से हरे रंग का द्रव्य बह रहा था। उसमें उसके भयानक नुकीले मुंह के दांत साफ नजर आ रहे थे। उसकी बड़ी आंखें भयानक लाल चमकीले उसे घूर रही थीं। उसके पैरों और हाथों पे बड़े बड़े नुकीले नाखून थे। वो गुस्से से गुर्राते हुए रागिनी को ही देख रहा था। रागिनी की हालत अब खराब थी, डर से कांप रही थी। तभी नीचे जमीन से आई हुई कई भयानक हाथों ने उसे अंदर नीचे खींच लिया। नीचे भयानक सुरंगों से उसे खींचते हुए नीचे ले गई, जहां वो शैतान रहते थे। रागिनी ने देखा वहां कई सारे उसी की तरफ दिखने वाले शैतान थे। धीरे धीरे सभी गुर्राते हुए उस पर टूट पड़े, उसे चीर फाड़ के खाने लगे। किसी ने उसका सर निकाला, किसी ने हाथ, किसी ने पैर। सब बुरी तरह उसको चबाने लगे। बड़ा ही भयानक मंजर था। अजीब अजीब सी आवाज़ों में चिल्लाते हुए ऐसे लग रहा था जैसे कई सालों बाद उन शैतानों को खाना मिल रहा हो। रागिनी के पूरे शरीर को एक एक अंग को उन्होंने निचोड़ के खा लिया था, यहाँ तक कि वो हड्डियाँ भी खा गए थे। सुबह हो गई थी। अचानक से लगातार जोरों से बारिश शुरू हुई। तूफान आया हुआ था। रागिनी का कहीं अता पता नहीं था। सभी लोग हैरान थे कि आखिर रागिनी कहाँ जा सकती है। सभी ने उसे आसपास किसी तरह ढूंढा, पर उसका पता किसी को नहीं चला। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी के नीचे जाने वाले रास्ते पे भूस्खलन होने लगा, इसलिए नीचे जाने का रास्ता बंद था। ऐसे तूफान में वो दूसरा रास्ता भी नहीं खोज सकते थे। स्वप्निल ने सबको दिलासा देते हुए कहा, शायद रागिनी नीचे चली गई हो। इस बारिश के कारण वो ऊपर नहीं आ पाएगी और ना ही हम नीचे जा पाएंगे। मैंने कहा, हाँ, यहाँ तो फ़ोन के नेटवर्क भी नहीं है, उसे कॉल करके बात कर सकते। शायद वो नीचे ही गई हो। हमें बारिश रुकने तक टेंट में ही रहना होगा। ऐसा लग रहा था शायद और बड़ा तूफान आएगा। अनिल ने कहा, हाँ, जैसे ही बारिश रुकेगी हम नीचे चले जाएंगे। शायद रागिनी हमें नीचे मिल जाए या फिर वो नीचे से ही गांव लौट गई हो। अनामिका ने कहा, हाँ, पर वो ऐसे बिना बताए कैसे जा सकती है, वो भी अकेली। विनय ने कहा, हाँ, पर जब तक ये तूफान नहीं रुकता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सभी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और वापस टेंट में जाकर तूफान रुकने की राह देखने लगे। तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। यहाँ रागिनी का अब तक कुछ अता पता नहीं था। किसी तरह टेंट में ही खाना बनाकर उन्होंने खा लिया और फिर से अपने टेंट में जाकर सो गए। रात को बिजली की कड़कड़ाहट जोरों पर थी। लगातार बारिश हो रही थी। तभी स्वप्निल को लगा उसका पूरा अंग गीला हुआ पड़ा था। वो जैसे ही उठा वैसे ही बुरी तरह चौंक उठा। वो अपने टेंट में नहीं था, वो किसी जमीन के नीचे बनी सुरंग में पड़ा हुआ था। वो काफ़ी अंधेरा था। तभी अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई सामने बनी सुरंगों से कोई उसके पास आ रहा हो। स्वप्निल डर से कांप उठा। उस भयानक अंधेरी सुरंग में वो कैसे आ गया, उसको कुछ पता नहीं था। तभी लाल भयानक चमकती आंखें उन सभी सुरंगों से उसे घूर के देख रही थीं। उनमें से निकलता हरे रंग का द्रव्य भी उस भयानक अंधेरी सुरंग में रोशनी सा फैला रहा था। धीरे धीरे वो सभी भयानक शैतान बाहर आने लगे। उन्हें देखते ही स्वप्निल के रोंगटे खड़े हो गए। वो धीरे धीरे उसके पास आने लगे। स्वप्निल वहाँ से हिल भी नहीं पाया। फिर सारे भयानक शैतान उस पर टूट पड़े। स्वप्निल की भयानक चीखें पूरे सुरंगों में गूंज रही थीं, पर उसे वहाँ बचाने वाला कोई भी नहीं था। फिर सभी शैतानों ने जैसा रागिनी के साथ किया, वैसा ही स्वप्निल को भी बुरी तरह चीर फाड़ कर अपनी भूख मिटा ली। फिर इंतजार करने लगे कि कब अगला शिकार आएगा। सुबह हो गई थी। लगातार तूफान शुरू था। अब स्वप्निल का भी कुछ अता पता नहीं था। सारे लोग परेशान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले रागिनी और अब स्वप्निल दोनों गायब थे। उन्होंने फिर से उस भारी तूफान में दोनों को ढूंढा, पर उनका कहीं पता नहीं चला। फिर सभी टेंट में इकट्ठा हुए। अनामिका ने कहा, मुझे बड़ा डर लग रहा है। रागिनी और स्वप्निल दोनों का ही पता नहीं चल रहा, कहाँ चले गए दोनों। अनिल ने कहा, हाँ, पता नहीं, सब अजीब सा हो रहा है। यहाँ देखो, तूफान भी थमने का नाम नहीं ले रहा। मैंने कहा, दोस्तों, जैसे ही तूफान थमेगा हम सभी नीचे चले जाएंगे। तब तक हम सभी एक ही टेंट में सोएंगे। विनय ने कहा, हाँ, सही कहा, हम सब साथ में रहेंगे तो कुछ अनहोनी नहीं होगी। फिर रात को उन्होंने सब टेंट को एक साथ लगाकर एक बड़ा टेंट बनवा लिया और सभी थोड़ा थोड़ा कुछ खाकर एक साथ वहीं सो गए।
आधी रात के समय जोरों से बिजलियां कड़क रही थीं। विनय को नींद नहीं आ रही थी तो वो उठ के बैठ गया। बाकी सब सो रहे थे। तभी अचानक जोरों की बिजली कड़की। उसी बिजली की रोशनी में उसे बाहर खड़े दो साए दिखाई दिए। विनय सहम गया, पर उसे लगा शायद रागिनी और स्वप्निल आ गए हैं। वो जल्दी से टेंट के बाहर निकला। उसने देखा दो साए सामने जंगल की ओर जा रहे थे। विनय चिल्लाया, रागिनी, स्वप्निल! पर वो साए पीछे नहीं मुड़े। विनय उनके पीछे पीछे जाने लगा। तभी अनामिका की नींद टूटी। उसने देखा विनय टेंट में नहीं था। उसने शशिकांत यानी मुझे और अनिल को जगाया। देखो, विनय यहाँ नहीं है। हम सभी टेंट के बाहर निकले। हमने देखा थोड़ी दूर विनय जंगल के अंदर जा रहा था। हम सभी उसके पीछे पीछे भागने लगे। वो जंगल में काफ़ी अंदर तक चला गया। वो दोनों साए अभी भी विनय के आगे थे और विनय उनके पीछे जा रहा था। हम सभी जंगल के काफ़ी अंदर तक चले आए थे। तभी विनय के आगे चलते साए अचानक रुक गए। तभी वो पीछे मुड़े। वो वही भयानक शैतान थे। विनय उन्हें देख के कांप उठा। नीचे से आए भयानक कई हाथ उसे अंदर खींचने लगे, पर विनय काफ़ी जोर लगा रहा था ताकि अंदर खींचा ना जाए। तभी उनमें से एक शैतान उसके पास आया और उसने विनय का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। तभी हम सभी वहाँ पहुँच चुके थे। वो भयानक नज़ारा देख अनामिका चीख पड़ी, ये अब हमने गलती कर दी थी। हम तीनों अब मुसीबत में आ चुके थे। वो शैतान हमें देख अजीब आवाज़ों में चिल्लाने लगे। तभी हमने देखा उन्हीं शैतानों जैसे दिखने वाले और भी कई शैतान नीचे ज़मीन से बाहर निकल रहे थे। अब उनका शिकार हम थे। मैं ज़ोर से चिल्लाया, भागो यहाँ से! हम तीनों बड़ी तेज़ी से वहाँ से भागने लगे। सभी शैतान हमारे पीछे चिल्लाते चीखते भाग रहे थे। मैंने देखा जैसे जैसे हम भाग रहे थे वैसे वैसे कई शैतान ज़मीनों से निकलते जा रहे थे। अब हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं था। हम अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रहे थे। हमें नहीं पता था हम कहाँ जाएं, बस हम अपनी जान बचाकर दौड़ रहे थे। तभी अनिल ने देखा सामने एक गुफा है, उसमें चलो। हम सभी तेज़ी से उस अंधेरी गुफा में घुस गए, पर फिर भी हम बचने वाले नहीं थे। पर ये क्या, सारे शैतान उस गुफा के बाहर ही ठहर गए। कोई भी अंदर नहीं आ पा रहा था, जैसे कोई शक्ति उन्हें अंदर आने से रोक रही हो। तभी मैंने देखा उस गुफा के अंदर लकड़ियों से बना दरवाज़ा भी था। मैंने उसे धक्का मार उसे अंदर से बंद कर दिया। हम तीनों काफ़ी डर से कांप उठे थे। तभी हम सब ने मोबाइल्स की टॉर्चेस जलाई। हालांकि मोबाइल में अभी कोई भी नेटवर्क नहीं था। हमने देखा वो गुफा तो थी, पर वहाँ एक मूर्ति भी रखी हुई थी। वो मूर्ति चांदी की बनी हुई थी। उसकी आंखें किसी लाल धातु से बनाई गई थीं। उसके सिर पर पित्तल से बने सींग भी थे। हमें नहीं पता वो किस चीज़ की मूर्ति थी, पर उस गुफा ने हमें बाहर के शैतानों से बचाया था। हमने देखा वहाँ कुछ मसालें भी लटकी हुई थीं। अनिल के पास लाइटर था। उसने सारी मसालें जलाई। पूरी गुफा अब रोशनी से भर उठी। हमने देखा पूरी गुफा के पत्थरों पर अजीबोगरीब चित्र बनाए गए थे, शायद उन शैतानों जैसे। उन चित्रों के साथ कुछ लिखा हुआ था, पर वो कौन सी भाषा थी हम समझ नहीं सकते। हम तीनों वहाँ एक जगह बैठ गए। अनामिका ने रोते हुए कहा, वो क्या था, तुमने देखा कैसे उन शैतानों ने विनय को मार दिया? अनिल ने कहा, हाँ, शायद उन्होंने ही रागिनी और स्वप्निल को भी मार दिया होगा। वो कितने भयानक और कई सारे थे। मैंने कहा, हाँ, हमने यहाँ आकर शायद गलती कर दी। वो शैतान चाहते क्या हैं? तुम दोनों डरो मत, हमें कोई रास्ता खोजना होगा। इस गुफा को अच्छी तरीके से जांचो, शायद कोई रास्ता मिल जाए। अनिल ने कहा, हाँ, सामने से वो शैतान हैं। हमें यही गुफा से कोई रास्ता खोजना होगा। जल्द से जल्द इस पहाड़ी से निकलना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हम भी नहीं बचेंगे। मैंने कहा, चलो सारी गुफा को चेक करें। तीनों उस गुफा में रास्ता खोजने में लग गए। कई देर तक उन्होंने प्रयास किया, पर गुफा चारों ओर से बंद थी। वो तीनों थक गए थे। तभी अनामिका उठी और उस मूर्ति के सामने जाकर बैठ गई। फिर कहने लगी, हम नहीं जानते आप क्या हैं, पर वो शैतान यहाँ अंदर नहीं आ पाए। हमें रास्ता दिखाइए, हमें बचाइए। तभी उसने मूर्ति के पैरों को छुआ। तभी उस मूर्ति के पैर ऊपर की ओर उठने लगे। तीनों ये देख हैरान हो गए। मूर्ति पूरी ऊपर की ओर उठ चुकी थी। तीनों ने देखा नीचे छोटी गुफा खुल गई थी। नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी थीं। तीनों ने एक दूसरे को देखा और इशारे में नीचे चलो का संकेत दिया। फिर वो तीनों धीरे धीरे उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगे।
तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। उन्होंने हाथों में वहाँ जलाई हुई मसालें ले ली थीं। जब वो आखिरी सीढ़ी उतरे तभी अचानक चमगादड़ की फौज उन पर टूट पड़ी। जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला। फिर वो मकड़ी के बड़े जालों को हटाते हुए आगे बढ़ने लगे। सामने एक दरवाज़ा था। दरवाजे पर एक पीतल का सांप बना हुआ था। उसके नीचे कुछ लिखा हुआ था, पर वो भाषा उन्हें समझ नहीं आई। वो ऐसी ही भाषा थी जो उस मूर्ति की गुफा में थी। अनिल ने कहा, पता नहीं यार कौन सी भाषा है, ये दरवाज़ा कैसे खोलें? अनामिका ने कहा, इस दरवाजे को खोलने का जरिया दिख ही नहीं रहा। मैंने कहा, दोस्तों कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर होगा अंदर जाने का, ढूंढो। तीनों दरवाज़ा कैसे खुलें उस काम में लग गए। तभी अनामिका ने दोनों को इशारा किया, देखो ये पीतल का सांप अपनी पूंछ की तरफ देख रहा है। शायद उसने सांप के पूंछ को छुआ। वैसे ही पूंछ बाईं तरफ से दाईं तरफ मुड़ी। वैसा ही वहाँ एक लकड़ी का बॉक्स खुला। उसमें तांबे का गोलाकार कड़ा था। सभी असमंजस में पड़ गए, ये क्या निकला? तभी अनिल ने इशारा किया, देखो दरवाजे के ऊपर उसी तरह का गोलाकार चिन्ह है, वहाँ लगा के देखो। अनामिका ने वो तांबे का कड़ा वहाँ लगाया। तभी दरवाज़ा खुलने लगा। दरवाजे के पीछे जो था उसे देख तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। उस जगह असंख्य काले सांप घूम रहे थे। अब तीनों पीछे हट गए। वो दुविधा में थे, अब कैसे आगे जाया जाए। तभी एक भयानक आवाज़ गूंजी, अंदर आओ। उस आवाज़ को सुन वो एकदम से डर गए, लेकिन फिर भी वो अंदर जाने लगे। जैसे ही वो अंदर जाने लगे वो काले सांप वहाँ से हटने लगे। उन तीनों के जाने का रास्ता बनने लगा। हम तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तभी फिर से अंदर से आवाज़ आई, डरो मत, अंदर आओ। हमने एक दूसरे को देखा। फिर हम धीरे धीरे अंदर जाने लगे। सारे काले सांप पीछे हट गए थे। कोई भी सांप हमें डसने नहीं आ रहा था। हमने देखा अंदर एक और बड़ा कमरा था। हम तीनों उसमें गए। हम बुरी तरह सहम गए। वहाँ एक भयानक सा दिखने वाला शैतान, जो पूरा काला, माथे पे सींग, शरीर पे काले सांप लिपटे हुए, बड़ी बड़ी बेड़ियों बंद था। उसके शरीर की चमड़ी से काला खून बह जा रहा था। उसका चेहरा बड़ा ही भयानक और बड़ी बड़ी अजीब सी आँखें थीं। हम आगे जाने से डर रहे थे। फिर उसने हमारी तरफ देखा और कहा, तुम सभी डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा।